आइस एज आ रहा है और जब सब लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा एमसी अपने रहस्यमय शक्तियों के साथ फ्रोजन फ्रंटियर्स को अपना खुद का किंगडम बना रहा है। ये सब एक अननोन फ्रोजन सिटी के बीच हो रही है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बंद हो चुका है और हर तरह का ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है। एक अर्जेंट रिपोर्ट आ रही है कि पृथ्वी ने तेजी से नए आइसेज में प्रवेश कर लिया है। एक न्यूज रिपोर्टर ने ठंड से निपटने की कोशिश करते हुए उसका माइक्रोफोन हर गुजरते सेकंड के साथ फ्रीज हो रहा था, जब उसने सबको बताया कि ग्लोबल टेम्परेचर और भी गिरने वाला है बिना किसी रुकावट के। लेकिन उसने पब्लिक से उम्मीद ना छोड़ने की अपील की। अपना फिस्ट बंद कर उसने कॉन्फिडेंस दिखाया कि सरकार अपने नागरिकों को इन मुश्किल वक्त में भूली नहीं है। जब तक लोग साथ हैं, इस मजबूत देश के लोग इस कठिन संकट को पार कर लेंगे। जैसे ही वो और यूनिटी का प्रोपेगेंडा देने वाले थे, अचानक एक पूरी फ्रोजन एयरप्लेन बीच शहर में क्रैश लैंडिंग कर गई, रिपोर्टर और उसकी पूरी क्रू को कुचलती हुई। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? एक आदमी ने देश में बची कुची टीवी स्टेशन के द्वारा कवर की गई आखिरी न्यूज ब्रॉडकास्ट का फाइनल शॉट देखा। उसने ये एक फ्रोजन स्क्रीन पर देखा जब वो प्लेन क्रैश लैंडिंग की वजह से बची कुची न्यूज नेटवर्क टीम के ऊपर गिर गया। टीवी ने आखिरकार स्टैटिक में कट किया। बाहर क्या हो रहा है इसकी कोई और न्यूज कवरेज नहीं रही। हमारे प्रोटैगनिस्ट हैंग फंग का चेहरा उस इंसान का चित्र बनाता है जो लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में हार गया। उसने अपने पास बची कुची सप्लाईज का मेस क्लीन करने की भी बहुत कोशिश नहीं की। उसके एंट्रेंस के आसपास बेकार चीजों के बॉक्सेस और घटे हुए प्रोविजंस भरे हुए थे। बाहर किसी ने काफी जोर से नॉक किया और पैनिक में उसका नाम बुलाया। हैंग फेंग ने अपने नाम की बार बार पुकार सुनते ही अपने गंदे फ्रोजन अपार्टमेंट से उठकर एक स्टील बैट उठाया जो कुछ नेल्स के साथ मॉडिफाइड किया गया था और उसका सरफेस पर खून के निशान अभी तक दिख रहे थे। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हैंग फॉन्ग पतला सा था। उसने सबसे मोटी विंटरवेयर पहनी हुई थी, लेकिन ठंड से बचने के लिए ये काफी नहीं था। उसने धीरे से और ध्यान से पीप होल से देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ कौन है। जो उसने देखा उसे हैरानी हुई, साथ ही थोड़ा एक्साइटमेंट भी महसूस हुआ। वो एक औरत थी जिसे वो आइस एज से पहले से अच्छे से जानता था। उसने भी सबसे मोटी विंटरवेयर पहनी हुई थी, लेकिन बाहर एलिमेंट्स के सामने खड़ी होने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा था। हैंग फॉन्ग ने थोड़ा शर्माते हुए दरवाजा खोला। उस औरत का नाम हियोना था और उसे नहीं पता था कि वो उसके दरवाजे के बाहर क्या कर रही है। बैट पकड़कर उसने उसे अंदर आने को कहा, जहां थोड़ा गर्मी और सुरक्षा थी। आजकल बाहर का दुनिया एक खतरनाक लॉलेस जमीन बन गई है। हियोना ने दरवाजा और खोल दिया और हैंग फैंग के रिलेटिवली सेफर रूम में घुस गई। अगले ही पल उसने उसका कॉलर पकड़ा और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख दिया। उसका छोटा बॉनेट भी उतर गया जब वो इतनी तेजी से हिली। हैंग फंग हैरान था, लेकिन उसने उसे पीछे नहीं हटाया और उसकी गाल और भी लाल हो गए। ये गहरी और जज्बाती किस काफी देर तक चली। अगर आप मुझसे पूछे तो ठीक है, हमारे लड़के को थोड़ी स्लोपी किस का मजा लेने दो। उसके घर के खाली हॉलवे में जब वो अलग हुए, दोनों हैंग फंग और हियोना भारी सांस ले रहे थे। उनकी जुबान अभी भी बाहर थी और थोड़ा थूक गिर रहा था। दुनिया खत्म हो रही है और ये दोनों ये सब कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समझ आता है ना। जब हैंग फंग ने समझा कि क्या हुआ तो उसने पीछे हटते हुए पूछा कि इस औरत को क्या हो गया कि वो उसे पकड़कर किस करने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अभी भी अपनी सांस संभालते हुए उसने कन्फेस किया कि उसने रियलाइज किया कि हैंग फैंग वही आदमी है जिसे उसने हमेशा प्यार किया। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ रहे थे जब उसने कहा कि वो वही है जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहती है। एक क्राइसिस की जरूरत होती है किसी के असली रंग देखने के लिए, ये समझने के लिए कि कौन सच में आपकी परवाह करता है और कौन आपके लिए वहाँ होगा, चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किल की बात करते हुए हियोना ने ये साबित करना चाहा कि जो वो कह रही है वो सच है। उसने हैंग फैंग के हाथ उठाकर अपने चेस्ट पर रखे ताकि वो देख सके कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। उसने वादा किया कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि वो दोनों साथ रह सके। कुछ भी। ये सुन के हमारे लड़के के दिमाग में जो भी समझ था वो सब खत्म हो गया। सब रेड फ्लैग सब ग्रीन हो गए और डील फाइनलाइज करने के लिए हियोना ने अपनी थाइज हैंग फैंग के फ्लैग पोल के अगेंस्ट प्रेस करना शुरू किया, ग्राइंडिंग करते हुए और उसे अपने करीब खींचते हुए।
औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। उसने बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लिया। दुनिया अगर बर्फ से भरी हुई थी और सप्लाईज लो थे, पर वो कभी नहीं देखा गया जैसा गर्म हो रहा था और नीचे कुछ राइज हो रहा था। हैंग फैंग ने योना की आंखों में देखा जब उसने उसके गाल को प्यार से सराहा। उसने कन्फेस किया कि जो शब्द उसने अभी कहे वो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन डोर फ्रेम पर ये सब आगे बढ़ाना सही जगह नहीं थी। योना ने उसे जेंटली शू किया ताकि वो और कुछ ना कहे। उसका बस अब ये चाहना है कि हैंग फैंग अपनी आंखें बंद करे और इस पल को महसूस करे। लॉजिकल माइंड के खिलाफ हैंग फैंग ने जो कहा वो किया। जब उसकी आंखें बंद थी, उसने पूछा कि अब क्या होना था। तभी एक और लड़का आता है जो दरवाजे को ऑमनेसली पकड़ रहा है। ये मिस्टीरियस गाय फ्रोजन डोर को चौड़ा कर देता है। अटैक को हैंग फैंग के सर पर लॉक किया और एक ब्लंट वेपन से मारने की नीयत से हमला किया। बेचारा हैंग फैंग को ये बिल्कुल भी नहीं पता था। जब उसकी आंखें बंद थी, उसका स्कल क्रश हो गया। ये एक ब्लडी और ब्रूटल सीन था। एक क्रूअल स्नीक अटैक ने एंट्रेंस पर खून फैला दिया। योना और मिस्टीरियस मैन अपार्टमेंट में एंटर हुए। उसने कांपते हुए और स्टर करते हुए ये देखकर शॉक महसूस किया कि उसका पार्टनर इन क्राइम सच में हैंग फैंग को मार देगा। वो आदमी ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि उसे इनोसेंट दिखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि ये मुलाकात कैसे आगे बढ़ सकती है। दुनिया काफी हेल में चली गई थी और ऐसे काम करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। इस ब्रूटल अटैक पर और ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। अब देखना यह है कि हैंग फैंग का चंप कितना कुछ छुपा रहा है। अगर उन्होंने अपने कार्ड सही से खेले तो शायद उन्हें इतनी सप्लाईज मिल जाए कि वो रेस्क्यू आने तक सर्वाइव कर सके। सबसे ज्यादा मेस्ड अप ये बात थी कि हैंग फैंग तुरंत नहीं मर गया। वो फ्रीजिंग कोल्ड जमीन पर लेटे हुए दर्द से कांप रहा था जब उसके सर की चोटों से बहता हुआ सारा खून बहकर तुरंत ही फ्रीज हो गया। उसे ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर वो हिल नहीं सकता था। शायद ये उसका आखिरी वक्त आ गया था और वो फाइनली जान सकता था कि अपनी जिंदगी खोने का कैसा महसूस होता है। उसने जो आखिरी चीज देखी वो मिस्टीरियस मैन और वो इवल विच योना थी, जो उसके लाश के कुछ ही मीटर दूर फ्लर्ट कर रही थी। वो उसे ऐसे टच कर रहा था जहां वो सिर्फ सपने में सोच सकता था। जब उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी बेस्ट एक्ट्रेस परफॉर्मेंस के लिए उसे इनाम देगा, जिसने पूरे ऑपरेशन को मुमकिन बनाया। जब हैंग फैंग की आंखें हमेशा के लिए बंद हुई, उसने जो नफरत महसूस की वो कोल्ड हार्टेड इंसान के लिए वो अनबियरेबल थी। उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म हुआ तो वो कभी भी लव सिक पपी नहीं बनेगा। जब वो खाली अंधेरे में डूबा, हैंग फैंग ने छोटे छोटे रोशनी के ड्रॉपलेट्स देखने शुरू किए। ये एक छोटी सी तितिक्षा से शुरू हुआ जो कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण बनने लगी। जैसे जैसे ये और ब्राइट होती गई, हैंग फैंग ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। उसने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी स्किन ट्रांसलूसेंट थी, जैसे वो एक अलग ही एंटिटी हो। वो गर्म रोशनी उसे खींच रही थी, रियल वर्ल्ड के अनंत ठंड से गुजरने के बाद। शायद ये स्वर्ग का रास्ता है। पर अचानक गोल्डन लाइट का रंग लाल हो गया। अब ये क्रिम्सन कलर वाला स्वर्ग कैसा है? गोल्डन लाइट से बेट होने के बाद और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हुए हैंग फैंग ये कम से कम उसकी बॉडी का एक एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट महसूस किया कि उसके लिम्स कट रहे थे, जैसे वो एक मीट ग्राइंडर से गुजर रहा हो। इस आदमी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्रिम्सन लाइट ने उसके पूरे शरीर को जल्द ही ढक लिया जब उसने दर्द से भरी एक मिजरेबल चीख दी। उसका ट्रांसलूसेंट फ्रेम हर टुकड़े में डिसइंटीग्रेट होने लगा और अंधेरी काली जगह उसकी स्कैटर्ड एसेंस से भर गई। हैंग फैंग अब नहीं रहा, फिर भी वो पेन महसूस कर रहा था, जैसे वो ग्राइंड हो रहा हो और डीकंस्ट्रक्ट हो रहा हो। वो ठंडे पसीने में जाग गया, अपनी जिंदगी के लिए चीखते हुए। दर्द बहुत ही असली था। उसे आंखें बंद करने के लिए झांसा दिया गया। सर पर एक स्मैश हुआ क्योंकि वो ज्यादा हॉर्नी हो गया था और एक डिप्रेसिंग मौत मारा गया। फिर वो एक खाली खाली जगह में जाग गया, एटॉमिक लेवल पे टॉर्न होने के बाद, और अब उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसने आसपास देखा और सूरज उसकी बालकनी से चमकता हुआ दिखाई दिया। उसका सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड साफ था और हवा फ्रेश थी जो उसके कर्टन्स को ऊपर उठाकर ले जा रही थी। हैंग फैंग अब उस क्रूएल दुनिया से दूर था जिसका वो आदत कर चुका था। उसने 30 मिनट्स लिए ये सब एब्जॉर्ब करने में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था पिछले कुछ घंटों में। उसने ये 30 मिनट्स अपने अपार्टमेंट के नज़ारे के परफेक्ट व्यू में
खुश रहकर बिताएं। हैंग फेंग इस बात से बहुत हैरान था कि सूरज फिर से चमक रहा था। उसने उसकी वार्मथ और लाइट को बहुत याद किया। उसने सोचा था कि वो कभी भी ऐसे कंफर्ट और वार्मथ महसूस नहीं कर पाएगा। उसने डेट चेक की और ये जून 28 की सुबह थी। जितना उसे याद था, आइस एज अपोकलिप्स 15 जुलाई को शुरू होने वाला था। उसे तो एम्बुश होने के बाद मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरीके से वो समय में वापस आ गया, सिविलाइजेशन के खत्म होने से आधा महीना पहले। दूसरे शब्दों में वो फिर से जन्म ले चुका था और एक अल्टीमेट सेकेंड लाइफ चांस दिया गया था। पिछले टाइमलाइन की यादों के अलावा इस बार कुछ अलग है। उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब हो रहा था और शायद ये उसके हाथों में मैनिफेस्ट हो गया। जब से वो जागा, उसके राइट हैंड के आसपास एक रेड ग्लो था। उसने इसे हटाने की कोशिश की, हवा में लहराने की कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं आया। ये दर्द नहीं कर रहा था, बस गर्म महसूस हो रहा है। ये सिर्फ रोशनी की तरह लग रहा था और शुरुआत में उसने सोचा कि शायद वो कुछ कल्पना कर रहा है। हैंग फेंग इतने देर तक बालकनी पर ये सोच रहा था कि उसने अचानक से स्नीजिंग शुरू कर दी। जब उसने अपना नाक साफ किया तो उसने देखा कि उसके राइट हैंड का रेड ग्लो अचानक से ग्रीन हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो पैनिक हो गया। उसके हाथ जो ग्रीन ग्लो से ढका हुआ था वो बड़ा होने लगा, लंबाई में बढ़ रहा था, जैसे उसकी हड्डियां, मांस और स्किन खींच रही हो। किसी भी इंसान को डर लग जाएगा अगर वो अपने हाथ को ऐसे अजीब से बदलते हुए देखे। डर और कंफ्यूजन में हैंग फेंग ने अपने रूम में घुसकर बालकनी का दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। वो अंदर आ गया बिना किसी और ड्रास्टिक चीज होने से पहले। उसकी सांस तेज चल रही थी, पर हाथ वापस नॉर्मल लग रहा था। ग्रीन ग्लो अब भी वहां था, पर उसकी वजह से चिंता हो रही थी, जैसे वो कभी खत्म ना होने वाला हो। हैंग फेंग ने उसे बेचैनी से देखा और उसके हाथ से रोशनी की बीम निकल रही थी। आज की मॉडर्न साइंस कैसे इस अजीब फिनोमेनन को समझा सकती है? बाहर के लंबे इंसिडेंट के बाद अब ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ग्रीन लाइट काफी एर्राटिक लग रहा है। ये अनप्रेडिक्टेबल छोटा और बड़ा हो रहा है, बिल्कुल भी स्टेशनरी रेड ग्लो की तरह नहीं। लेकिन ये भी एक मिस्ट्री है। अपने काउच पर बैठे हुए हैंग फेंग ने अचानक एक बेपनाह थकान महसूस की। उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अंदर भागा था, पर वो ड्रेन फील कर रहा था। शायद ये ग्रीन लाइट से जुड़ा है। फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उसने अपने हाथ पर हर तरफ से लहराना शुरू कर दिया। इस बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हुए फिर उसे एक ख्याल आया, क्या ये उन मानुआ कहानी की तरह नहीं है जो उसे पढ़ने में पसंद है? वो फौरन किचन की तरफ दौड़ा और अपनी शार्पेस्ट नाइफ उठाई। उन मानुआ कहानी में प्रोटैगनिस्ट हमेशा नया जन्म से अपनी कहानी शुरू करता है। शायद वो भी कुछ चीट लाइक पावर्स पाया होगा। उसने सोचा कि ये टेस्ट करने के लिए वो सबसे कूल चीज ले और उसके साथ पोज करे। कुछ मिनट तक इंतजार करते हुए कुछ भी होने का या कुछ भी बदलने का इंतजार किया। हैंग फेंग ने शर्म से अपना सिर खुजाया जब उसकी शार्प नाइफ उसके हाथ में रोशनी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं हुई। वो इतना बिजी था ये जानने में कि कहां उसे कोई फैंटास्टिक चीट पावर मिल गए हैं कि उसने अपनी थकान और पेट की भूख को भूल गया। वो अब सिर्फ स्टार्विंग फील कर रहा था। अफसोस से हैंग फेंग का पहला वाला वर्जन जो आने वाले अपोकलिप्स के बारे में बिल्कुल क्लूलेस है, एक लेजी बास्टर्ड था जिसके फ्रिज में खाने लायक एक भी चीज नहीं थी। ये बहुत बुरा हो रहा था। उसने कभी इतनी भूख महसूस नहीं की थी। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वो किसी भी सेकंड बेहोश हो सकता था। उसने अपना ध्यान लिविंग रूम की तरफ मोड़ा जहां एक क्लियर जार सोयाबीन स्नैक से भरी हुई थी। ये रोस्टेड सोयाबीन सिर्फ कुछ लेफ्ट ओवर स्नैक्स थे जो उसने अपोकलिप्स से पहले लिए थे। ये पूरा और फिलिंग मील नहीं था, पर अब के लिए काम आएगा। उसने एक रोस्टेड सोयाबीन उठाया अपने राइट हैंड से बिना सोचे समझे, ये भूलते हुए कि उस हाथ में वो मिस्टीरियस ग्रीन लाइट है। हैंग फेंग इतना भूखा था कि उसने और कुछ नहीं सोचा और सोयाबीन को सीधा अपने मुंह में डाल लिया। कुछ खाने की उम्मीद में जैसे ही बीम उसकी जुबान पर आया, एक स्मोकी एक्सप्लोजन उसके चेहरे पर हो गया। जो फॉग उसने देखा उसने उसकी पूरे अपर बॉडी को ढक लिया। उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि वो अब एक बीन स्टॉक चबा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे रोस्टेड सोयाबीन उसके मुंह में उग गया हो। उसने अपनी जुबान पर रूस महसूस की और स्टॉक बाहर की तरफ बढ़ रहा था। उसने इसे खींचकर निकाला और पौधा उसके मुंह में एक अर्थली टेस्ट छोड़ गया। उसने जो अजीब इवेंट्स देखे उनमें ये सबसे ऊपर हो सकता है। वो अभी रोस्टेड सोयाबीन का स्नैक लेने वाला था और अब ये सब हो रहा है। इससे भी ज्यादा अब उसे थकान महसूस नहीं हो रही। लगता है उसके चेहरे पर हुआ एक्सप्लोजन उसकी भूख का एहसास मिटा दिया। अपने राइट हैंड पर देखा तो ग्रीन लाइट भी गायब हो गई थी। शायद इस सब कुछ का
कुछ न कुछ ताल्लुकात है उस सोयाबीन से जो उसने खींचा था। उसने स्टॉक में से एक पॉड उठाया और ध्यान से देखा। लूशियस ग्रीन पॉड को खोलते हुए उसने कंफर्म किया कि ये सिर्फ एक आम फ्रेश बीन स्प्राउट है। शायद ये वही पावर है जिसकी वो डे ड्रीमिंग कर रहा था। कोई बात नहीं, ये बिना किसी शक के एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी है जिससे और अधिक स्टडी किया जाना चाहिए। लेकिन अभी उसे भूख से मरने का डर है, इसीलिए वो किसी भी चीज का रिसर्च नहीं कर सकता। उसके पास अब एक बड़ा काम है, सप्लाईज इकट्ठा करना अपोकलिप्स से पहले। काफी समय के बाद हैंग फैंग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल सकता था, अपनी स्किन पर सूरज की रोशनी महसूस कर सकता था और परिंदों की गुनगुनाहट सुन सकता था। वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के भीड़ में चक्कर लगा रहा था, लोगों के बीच जो अपने काम में बिजी थे, ना कि घर में बैठकर ठंड से डरते हुए। हैंग फैंग गहरी सोच में था जब वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। पहले ये समझ ले, उसके हाथ के आसपास जो रेड ग्लो था वो अब ग्रीन हो गया है। ग्रीन लाइट छोटी और बड़ी होती है, उसके लिम्स को इफेक्ट करती है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसे सुपर टायर्ड फील करवाते हुए। जब उसने सोयाबीन स्नैक्स को टच किया, वो एक पूरा स्टैक बन गया। अपनी राइट हैंड को देखते हुए उसके दिमाग में ज्यादा क्वेश्चंस थे, जवाब नहीं। उसने सोचा कि उस पर कैसा पावर दिया गया है और किसने दिया, किसी को नहीं पता। उसने कैजुअल वॉक जारी रखी जब तक उसने एक जान पहचान स्वीट वॉइस को सुना जो उसका नाम ले रही थी। पहले इस आवाज से वो पिघल जाता था, पर अब उसका खून उबल रहा था। हैंग फंग को तुरंत समझ नहीं आया और उसने देखा कि कौन उसका नाम ले रहा है, और ये वही चुड़ैल थी, हियोना, जिसने उसे बड़ी ब्रूटल तरीके से मार दिया था। उसने अपनी बड़ी स्माइल फ्लैश की, मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था जो उसकी खराब पर्सनैलिटी को छुपा रहा था। उसने पूछा, क्या हैंग फैंग शॉपिंग कर रहा है? उसने अपने एक्सपर्ट विच ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल इंसानों की तरह सुंदर दिखते हुए, जब वो ये कह रही थी कि ये किस तरह का किस्मत है कि वो दोनों यहाँ मिल रहे हैं। हैंग फैंग को अभी तक सब कुछ डाइजेस्ट करने का मौका नहीं मिला था, पर ली हियोना को ऐसे देखकर उसके अंदर की बिटरनेस वापस आने लगी जो उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए महसूस की थी। हियोना उसके सपनों की देवी थी और 3 लंबे साल तक होंगफोंग ऐसा लड़का था जो उससे खुश करने के लिए सब कुछ करता था। उसने ये सब इस बात को जानते हुए कि वो सिर्फ एक फॉल बैक गाय है, फ्रेंड जोन में नहीं, बल्कि सिर्फ एक पिगी बैंक था जिसे वो हर साल अपने खुद के लिए और अपने वॉलेट के लिए गलत लड़की पर डिवोट कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसकी जान ले लेगी। पहले की ख्यालों से बाहर निकलने से पहले एक हैंग फंग ने अपने आप को पिंच किया ताकि वो ग्राउंडेड और काम रहे। इसमें उसकी पूरी विल पावर लगी क्योंकि अभी समय बदला लेने का नहीं था। पहले तो उसे सप्लाई प्रॉब्लम हल करना पड़ेगा, वरना उसे आइस एज में फिर से मिजरेबल और भूखे रहना पड़ेगा। हियोना उसके करीब आई और अपना हाथ उसके आंखों के आजू बाजू लहराते हुए पूछा कि वो किस बात में खोया हुआ है। ये कभी नहीं हुआ था, पहले सिर्फ उसकी आवाज सुनते ही वो बेचारा दीवाना हो जाता था। हैंग फैंग ने अपने नफरत को छुपाया और एक फेक स्माइल बनाते हुए उससे माफी मांगी कि वो स्पीचलेस है और आज वो कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि वो पल में खुद को भूल गया। ली हियोना ने थोड़ा हंसी दी और पूछा कि वो कब से इतने स्मूथ हो गया है। उसकी लिप्स थोड़ी सी कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ उठी और सोच रही थी कि उसने इस लड़के को अपने जाल में फंसा लिया है। तो उसने अपने सबसे अडोरेबल पोज के साथ हैंग फैंग को शॉपिंग के लिए इनवाइट किया, पर वो दोनों तो ऐसे ही टकरा गए थे। अब हैंग फैंग के लिए उसे फेस करने की एक लिमिट थी, वरना उसकी रेज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। इसीलिए उसने आगे बढ़कर माफी मांगी कि आज वो शॉपिंग नहीं कर पाएगा। ली हियोना हैरान रह गई, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। उसे तो एक पैथेटिक लड़के से फ्री स्टफ मिलना चाहिए था। जैसे ही वो दूसरी तरफ चली गई, हैंग फैंग को उस लड़की की टेक्निक की तारीफ करने से नहीं रोक पाया, पर वो फिर से उसका पर्सनल एटीएम नहीं बनने वाला था। अब वो इतने फूलिश नहीं रहा, इसीलिए वो सीधा उस जगह गया जहां उसे सब कुछ मिल सकता था, वॉल्डेमार शॉपिंग प्लाजा। ये वॉल्डेमार शहर का सबसे बड़ा और वेल स्टॉक्ड सुपरमार्केट है ईस्टर्न रीजन में। ये वॉलमार्ट की तरह है, पर उस ब्रांड का कॉपीराइट है। जब आइस एज आएगी ये जगह रातों रात साफ हो जाएगी। पिछले टाइम लाइन में कभी किसी ने नहीं जाना कि ये सब कुछ किसने किया और कैसे। हैंग फैंग ने अपनी शॉपिंग स्प्री शुरू कर दी थी और एक कार्ट को उन गुड्स से भर दिया जो उसे स्टॉक करने थे, ताकि वो समाज के कोलैप्स होने से पहले जितना हो सके तैयार रहे। उसने कुछ इंटरनेट फोरम्स पर जेनेरिक अपोकलिप्स सर्वाइवल गाइड के बारे में भी देखा और ये काफी हेल्पफुल साबित हुआ। वो स्क्रॉल करते हुए उन चीजों की लिस्ट बनाता गया जो उसे चाहिए थी, जैसे खाना, विंटर क्लोथ्स, मेडिसिन, डेली नेसेसिटी, फ्यूल्स, टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन और वेपन्स।
तैयारी करने के लिए बहुत कुछ था, पर वो सप्लाईज लेने के लिए इतना पंप्ड था कि उसने एक और बड़ी प्रॉब्लम भूल गया। उसकी पर्सनल वॉलेट का करंट बैलेंस सिर्फ 1500 युआन था, जो 2000 यूएसडी से थोड़ा ज्यादा है। वो कैसे आईसी अपोकलिप्स में एक सेफ और कंफर्टेबल लाइफ सिक्योर करेगा सिर्फ इतने पैसे से? उसे इस वक्त और भी ज्यादा कैश की जरूरत थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आई। ये मैसेज शायद आसमान का तरीका था उसे काम होने के लिए कहने का। ये मैसेज एक ऑर्गेनाइजेशन से था जिसका नाम मनी जार लोन्स था, जो उसे 1,68,000 युआन तक का लोन देने के लिए अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी की बधाई दे रहा था, जो $23,000 से थोड़ा ज्यादा बन रहा था। उसके दिमाग में बत्ती जली। फंड्स के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। उसने कैसे भूल गया कि टेक्नोलॉजी की सुविधा उसे एक इन्फिनिट मनी ग्लिच दिया है। ऐसे डजन्स मनी लेंडिंग एप्स हैं जो सिर्फ मिनिमल रिक्वायरमेंट्स मांगती है लोन अप्रूव करने के लिए, उन लोगों के लिए जो कैश के लिए डेस्परेट हैं। ये एप्स काफी प्रीडोटरी हैं, पर अगर वो खुद को डेप्ट में डाल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपोकलिप्स के बाद उसे इन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में एक औरत गुस्से से एक खाली सोडा कैन को कर्ब पर किक कर रही थी। वो ऑब्वियसली किसी बात से अपसेट थी और ये ली योना थी। उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें टॉक्सिक बिट्रेयल से भरी हुई थी, क्योंकि आज उसके एक सबसे बड़े सिंप ने शॉपिंग पर जाने से मना कर दिया था जब वो पूरी तरह से तैयार होकर आई थी स्पॉइल होने के लिए। वो सीरियसली पिस्ड ऑफ थी कि हैंग फंग ऐसे ही चला गया बिना उसकी बैंक अकाउंट को खत्म करने दिए, जैसे एक वर्थलेस लीच। उसने अपने दिमाग में उस लड़के को गलत समझते हुए इंसल्ट करना शुरू किया, कहकर कि वो एक पथेटिक लूजर है जो एक कार भी नहीं रखता। योना ने वाव किया कि वो उस लड़के को कभी भी अच्छा नहीं बोलेगी। उसके गुस्से से भरी हुई वॉक तभी बीच में रुक गई जब एक कार से लाउड हॉकिंग आई। क्यूरियस होते हुए उसने देखा क्या हो रहा है। उसने देखा कि एक ब्रांड न्यू ट्रक आई है, बिल्कुल डीलरशिप से नहीं। वो अभी भी शाइनी और प्रीमियम दिख रहा था। हैंग फंग ड्राइवर सीट से विंडो नीचे कर रहा था। उसने जस्ट पास किया जब वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में वॉक कर रही थी। नए व्हील्स देखकर योना का वाव कि वो कभी भी हैंग फंग के लिए अच्छा नहीं बनेगी उसके दिमाग से निकल गया। उसने सिर्फ नए लेदर सीट्स और कैश की खुशबू देखी। हैंग फैंग ने कार से उतरते ही जब पूछा गया कि क्या ये कार उसकी है, उसने पॉजिटिवली जवाब दिया और कहा कि उसने इसे अभी अभी लिया है। उसने एक स्टोरी बनाई कि उसका डैड यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस में बड़ी तरक्की कर रहा है तो उसके पास कुछ कैश है। उसने ये भी बताया कि वो अभी एयरपोर्ट से अपने डैड को ड्रॉप करके आ रहा है। ली का चेहरा चमक गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही वजह थी, रिच होने का मौका। तो उसने गहरी सांस ली और अपना गेम फेस ऑन कर लिया। ये दूसरी बार था जब वो आज ये सब कर रही थी। उसने जमीन की तरफ देखा और हल्का सा कांपने लगी, ये जानकर कि हैंग फंग आज अपने अमीर फादर को एयरपोर्ट ले गया था। उसने उससे माफी मांगना शुरू की कि उसने उसे शॉपिंग पर जाने के लिए कहा बिना ये जाने कि उसका शेड्यूल आज बिजी होगा। फिर वो रोती हुई आई। उसने बिल्कुल सही वक्त पर आंसू समन किए और प्यार से हैंग फंग से कहा कि वो उसके लिए इतना कोल्ड हो गए थे। उसने सोचा वो अच्छे दोस्त को छोड़ रहा है। हैंग फंग को इस एक्टिंग पर खुशी हुई। ये एकेडमी वर्दी एक्टिंग पहले उसके लिए कमाल कर सकती थी, पर अब सब कुछ अलग था। उसने ये सब देखा और समझा कि ये सिली गर्ल तो प्रो है। उसने हेजिटेट किए बिना उसकी कमर से पकड़ा और उसे करीब खींच लिया। उसकी दूसरी हाथ से उसकी चिन पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ली ह्योना इस बात से हैरान थी कि उसके एक सिंप में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। हैंग फैंग ने एक्टिंग मास्टर क्लास का मजा लिया, प्रॉमिस करते हुए कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, पर उसने जल्दी से उसे हटा दिया और सिंसियर स्वीट गर्ल एक्ट जारी रखा। उसने अपने बिग गन्स निकाले और एडमिट किया कि हैंग फंग उसके लाइफ में भी काफी स्पेशल है। उसने उसे लंच और मूवी पर बुलाया ताकि वो उसे अच्छे से जान सके। जैसे ही वो उसे जवाब पूछने वाली थी, हैंग फैंग तो हवा की तरह चला गया। ये एक परफेक्ट अननोटिसेबल एस्केप था। ह्योना स्पीचलेस रह गई। उसने हर्टफेल्ट कन्फेशन एक्चुअली कुछ नहीं, सिर्फ हवा के लिए किया था। हैंग फैंग अब अपने ट्रक के पीछे बॉक्सेस से खेल रहा था, प्लेफुल तरीके से कंप्लेन करते हुए कि उसे अभी भी इतनी चीजें उठानी है और उसका शेड्यूल कितना बिजी है। ये देखकर ली ह्योना थोड़ी चिढ़ गई कि उसका अटैक काम नहीं आया। उसने अपने स्वीट गर्ल कंपोजर को बनाए रखने की कोशिश की जब उसने पूछा कि उसने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है। उसने
जवाब दिया कि इतना कुछ तो कोई खास नहीं है, बस कुछ चीजें उठाई हैं जो उसे पसंद थी। वो चुड़ैल को और तंग करने का मजा ले रहा था। हैंग फेंग ने झूठ बोलते हुए जोश से उसे बताया कि उसके लिए उसने एक प्रेजेंट लिया है। ह्यूना ने अपने हाथ का ओवर प्ले करते हुए गुड बाय बोला और अपने घर की तरफ चली गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उस गिफ्ट का इंतजार कर रही है। जैसे ही उसने हैंग फेंग की तरफ से मुंह मोड़ा, उसके लिप्स पर एक सिली स्माइल आ गई, प्राउड फील करते हुए कि उसने अपने पिगी बैंक के साथ कैसे डील की। दूसरी तरफ हैंग फेंग सिर्फ चुड़ैल के साथ मजाक कर रहा था। उसने समझा कि इस औरत को अपने स्टॉक पाइल ऑफ सप्लाईज के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये सारी चीजें उसकी अपोकलिप्स में सर्वाइव करने की टिकट है। ह्यूना को अपने टर्न का इंतजार करना पड़ेगा। जब दुनिया खत्म होगी, हैंग फेंग इंश्योर करेगा कि उसे उसका मिलने वाला हिस्सा मिल जाए। वो मिस्ट्री गाय जिसने उसके सर पर मारा था, उसका एंजाइटी अब शुरू हो रही है और हैंग फेंग अब एक्चुअली उस आने वाले समय का इंतजार कर रहा है। जब तक उसने अपनी सारी छोटी सर्वाइवल नोटबुक में सब कुछ तैयार किया, तब तक 14 जुलाई हो गया था। बस एक और दिन था जब टेम्परेचर गिरने वाला था और सब कुछ केओस में चला जाएगा। अब उसकी लिस्ट पर अगला मेन इवेंट था जो वो अनसर्टेनिटी की वजह से पोस्टपोन करता आ रहा था। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी मिस्टीरियस एबिलिटी का सही से पढ़ाई करे। हैंग फेंग ने डिनर के लिए एक होम कुक्ड मील बनाया। जब वो आने वाले आइस एज अपोकलिप्स में अपनी सर्वाइवल पर सोच रहा था, जब चीजें मुश्किल होती हैं तो सिर्फ उसके इकट्ठा किए गए सप्लाईज पर रिलाई करना काफी नहीं होगा। लेकिन उसके पास इस प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सोल्यूशन है। प्लान्स को किसी मिस्टिकल तरीके से मैनिपुलेट करने की उसकी एबिलिटी शायद उसके सस्टेनेबल फ्यूचर के अकेली होप हो। उसने जो मील बनाया उसका मेन इंग्रेडिएंट सोया बीन्स था। हाँ, वही सोया बीन जो उसने एक रोस्टेड स्नैक से कंज्यूर किए थे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके। उसने अपनी सोच को काफी दफा ट्राई किया गेस्चर्स और पॉसिबल ट्रिगर्स पर, लेकिन लाइट अब तक नहीं आए। एक्टिवेशन इतना रैंडम है कि सही ट्रिगर ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। अब वक्त है एक रिस्की टेस्ट टेस्ट लेने का। उसे ये इंश्योर करना है कि उसकी एबिलिटी से कंज्यूर्ड फूड एडिबल हो। किसे पता था कि कुछ बीन्स ट्राई करना इतना नर्व रैकिंग होगा। फंग ने अपनी प्लेट का आधा हिस्सा बीन्स का खाया बिना किसी अपैरेंट प्रॉब्लम के, और फिर सोया मिल्क भी टेस्ट और सेफ्टी टेस्ट पे पार कर गया। अपने लंच को चाटते हुए ये कंफर्मेशन की उसकी एबिलिटी एडिबल फूड प्रोवाइड कर सकती है गेम चेंजिंग था। कम से कम ये प्रूव करता है कि उसके पास थियोरेटिकली फूड स्पॉन करने की एबिलिटी है। अगला स्टेप ज्यादा मुश्किल और ट्रायल और एरर बेस्ड होगा। उसको ये समझना होगा कि रेड और ग्रीन लाइट को कैसे यूज करे और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे लगाएं। अब तक उसने सिर्फ सोया बीन्स पर ही ट्राई किए हैं, लेकिन अगर वो इसे दूसरी चीजों पर भी यूज कर सके तो क्या होगा। नए से स्टॉक फ्रिज को खोलते हुए हैंग फेंग ने डिसाइड किया कि वो एक्सपेरिमेंट करेगा और देखेगा कि क्या उसकी एबिलिटी दूसरे प्लांट्स पर भी काम करेगी। टेस्टिंग का समय दोपहर से लेकर सूरज के डूबने तक चला। हैंग फेंग को नहीं पता था कि एक्सपेरिमेंटेशन के बीच में उसका बेहोश हो जाना था। जब उसने धीरे से अपने आंखें खोली तो देखा कि उसकी राइट हैंड में कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, एक बड़ा ब्रोकली। जब वो जमीन से उठा तो उसे अपने किचन का एब्सोल्यूट मेस से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके सर में दर्द काफी था, जैसे कुछ उसके दिमाग के अंदर से मार रहा हो। उसे इस सेंसेशन का ध्यान रखना होगा आगे के लिए। इसकी पावर का दिमाग और बॉडी पर भारी असर पड़ता है और बिना रेस्ट्रिक्शन के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना उसे हर दिन बेहोश होके माइग्रेन के साथ उठना पड़ेगा। उठने के बाद उसने तुरंत 1 चम्मच बीन्स लिए ताकि फिर से एनर्जी ले सके। शायद उसने आज अपने आप को लिमिट तक पुश किया, पर कम से कम उसे इस मिस्टीरियस एबिलिटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पता चला। बेहोश होने से कुछ घंटे पहले उसने किचन फ्लोर पर प्रोड्यूस का एक डाइवर्स सिलेक्शन अच्छे से अरेंज किया था। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की उनमें से हर कुछ पर। जब उसने ग्रीन लाइट एक्टिवेट की तो कुछ रूट क्रॉप्स जैसे आलू उसकी ग्रीन लाइट पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुए किसी अननोन वजह से। लेकिन सभी क्रॉप्स ऐसे नहीं थे। कुछ सीड्स फुल ब्लोन प्लांट्स में बदल गए, जैसे सोयाबीन स्टैक्स। व्हीट भी उनमें से था, और कुछ ना तो वही रहे और ना फुल क्रॉप्स में बदले, बस उसके हाथों में मिनी बॉम्ब्स की तरह एक्सप्लोड हो गए। ये एक डरावनी अनुभव था जो हैंग फेंग को बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। उन एक्सप्लोजन्स के बाद प्लांट एक ऐसे सब्सटेंस में बदल गए जो कोल जैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत हल्का था। ये डेवलपमेंट डेफिनेटली उसकी एक्सपेक्टेशन से भरा था। खुशकिस्मती से उसने इन इनएडिबल ब्लैक सब्सटेंस का कुछ अच्छा इस्तेमाल ढूंढ लिया है। जब इन्हें एक कंटेनर में रख कर जलाया जाता है तो ये कोल की तरह स्पेस को हीट करते हैं। एक ऐसे फ्यूचर से आने वाले हैंग फेंग ये छोटी छोटी गर्मी की मजे लेने के लिए खुश था, क्योंकि उसे फ्यूचर में वार्म रहने के लिए चिंता
चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कई एक्सप्लोजन्स के बाद उसने और भी बार कोशिश की और ज्यादातर में फेल हुआ। वो बस उन ब्लैक बॉल्स को एक एक करके बकेट में डालता रहा। जब उसने कुछ सीड्स लिए जो उसने खरीदे थे तो उसने ज्यादा मेडिटेटिव स्टांस अडॉप्ट किया और अपने सांस पर फोकस करने की कोशिश की। कुछ मिनट्स की इंटेंस कंसंट्रेशन के बाद जो उसे स्वेट करने पर मजबूर कर रही थी, उसने इस एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा सक्सेस हासिल किया। एक जाइगेंटिक ब्रोकली उसके हाथ में आया, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी और उसकी कॉन्शियसनेस चली गई। उसने नोट किया कि इस मेथड का सक्सेस रेट अभी भी बहुत रैंडम है। फिर उसका बॉडी फ्लोर पर गिर गया। खुशकिस्मती से वो टाइल्स पर बैठा था, इसीलिए गिरने से ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। हैंगफैंग अब जाग गया है और उसका पेट बीन से भरा हुआ है। उसने ब्रोकली के साथ खेलते हुए सोचा, लेकिन अब तक उसे इस एबिलिटी का कोई पैटर्न समझ नहीं आया है। लेकिन वो हार नहीं मान सकता। इस एबिलिटी के काम करने के पीछे जरूर कोई प्रिंसिपल होगा। अभी भी बहुत सारी अननोन्स है, लेकिन आज उसने कुछ प्रोग्रेस की है। कम से कम अब उसे लाइट्स के एक्टिवेटिंग कंडीशन का कुछ समझ आ गया है। कौन सोच सकता था कि इस अजीब स्किल को एक्टिवेट करने की चाबी उसकी अपनी कॉन्शियसनेस में छुपी हुई है। उसे बस एक मेडिटेटिव ट्रांस में जाना होता है। उसका मेथड इन्वॉल्व करता है अपने आप को प्रकृति में नंगा सोचना, बिना किसी ह्यूमन सिविलाइजेशन के कंस्ट्रेंट्स के। दूसरे शब्दों में अपने माइंड प्लेस में वो नंगा घूमता है, जमीन पर नंगे पैरों से चलता है। उसकी रूह मिट्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है जहां जीवन उगता है। सूरज की रोशनी उसकी त्वचा को चूमती है और उसके आसपास का सब जीवन हार्मोनाइज करता है, बिल्कुल एडम की तरह गार्डन ऑफ एडन में। उसका शरीर और मन दोनों प्रकृति का हिस्सा है, एक पीसफुल रेजोनेंस के साथ जो सब जीवन में है। जब वो इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचता है, धीरे से अपनी आंखें खोलता है और एक फेमिलियर ग्रीन ग्लो फिर से नजर आता है। उसकी ये एबिलिटी सीधा उसकी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए अब वो ग्रीन लाइट को फ्रीली बुला सकता है। अब जब उसने सब प्लांट सैंपल्स के साथ काम कर लिया है और सक्सेस रेट लो है, तो अब दूसरे टाइप के स्पेसिमेन पर मूव करने का टाइम है। दूसरे एक्सपेरिमेंट का टारगेट इस बार हर तरह के मीट्स होंगे। तो उसने धीरे से अपने ग्रीन लाइट से लपटे हुए हाथ को एक जूसी मीट के स्लैब की तरफ बढ़ाया। उसने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटिंग था कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। शायद ग्रीन लाइट सिर्फ प्लांट्स पर काम करती है। सोचता है कि जेंटल अप्रोच इफेक्टिव नहीं हो सकती। हैंगफैंग ने अपने मीट को पकड़ा और जोर से दबाया, प्रार्थना करते हुए कि उसका राइट हैंड अपना मैजिक दिखाए। कुछ मिनट्स बाद उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि कुछ नहीं होगा। उसकी थकी हुई आंखों में हार और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसने सोचा उस सेंसेशन के बारे में जो उसने ट्रांस में मेडिटेट करते हुए महसूस की थी। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने 2 अलग अलग रंग, रेड और ग्रीन लाइट्स को महसूस किया था। अब तक उसने रेड लाइट का यूज नहीं किया था। अपनी एबिलिटी के प्राइमरी ट्रिगर फंक्शन को समझते हुए उसने बस अपनी कॉन्शियसनेस से रेड लाइट को बाहर निकाला। मीट को पकड़े हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सिस्टम में डॉर्मेंट एबिलिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसके राइट हैंड पर एक रेड लाइट की चिंगारी नजर आई। उस इनिशियल स्पार्क के साथ ही ग्लो उसके हाथ के इर्द गिर्द लपेट गया। हैरानी की बात यह थी कि ये मीट के टुकड़े के इर्द गिर्द भी लिपट गया। ऐसा लग रहा था जैसे मीट सरफेस पर कोई बबलिंग रिएक्शन हो रहा हो। कुछ सेकंड्स की इंटेंस कंसंट्रेशन के बाद हैंगफैंग ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा एक पर्ट्रीड पाइल ऑफ 100 डार्क रेड स्लज जो बिल्कुल हेल से निकला हुआ लग रहा था। जैसे ही रेड लाइट कम हुई, उसने तुरंत उस वाइल्ड चीज को जमीन पर फेंक दिया, डिस्गस्ट फील करते हुए। तुम भी उसकी जगह होते तो यही करते। ये समझते हुए कि ये डिसफिगर्ड स्लॉग कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है, हैंगफैंग जमीन पर झुककर उसे ऑब्जर्व करने लगा। उसने उस चीज को पोक किया और ये थोड़ा स्क्विशी था। तो ये है रेड लाइट का मीट पर रिएक्शन। ये देखने में घिनौनी लग रही थी, लेकिन टेक्सचर और ओवरऑल फील ये पॉइंट करते हैं कि मीट कुक हो गया है या कुछ और हुआ है। क्या ये सच में सब कुछ है जो रेड लाइट कर सकता है? चीज़ों को गर्म करना, स्टोव और पैन्स भी यही कर सकते हैं और ज़्यादा एपेटाइजिंग मील्स बना सकते हैं। हैंगफैंग ये मानने से इनकार करता है कि ये बस इतना ही है। अपनी कॉन्शियसनेस का यूज़ करके अपनी एबिलिटीज़ को ट्रिगर करते हुए उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को डीपर लेवल पर समझा। अगर वो रेड लाइट सेंसेशन को डिस्क्राइब करे तो ये एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस जैसा होगा। उसका अगला मीट एक्सपेरिमेंट पहले वाले से काफ़ी बेटर था। अगर ऐसा है
तो इन दोनों लाइट के अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को समझना शायद पहले से आसान होगा। उसने अपने बीन पाइल से कुछ सोयाबीन्स उठाए और अपने राइट हैंड में जोर से पकड़ा। उसके लेफ्ट हैंड में रेड लाइट और कुक्ड अप मीट था। अगर ग्रीन लाइट मैटर के एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है तो रेड लाइट इसका अपोजिट होगा, जो डिसइंटीग्रेशन होगा। जब वो कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहा था, उसने सोचा क्या होगा अगर वो ग्रीन लाइट से बीन्स को और रेड लाइट से मीट को कंबाइन करे। रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन ने उसके हाथों के बीच एक ब्राइट ब्लाइंडिंग लाइट प्रोड्यूस की। जब लाइट्स कम हुई तो उसने देखा कि उसका मीट काफ़ी बड़ा हो गया था। मीट सुपर साइज्ड हो गया था, लेकिन उसके राइट हैंड में सोयाबीन्स कहाँ गई? क्या ये हो सकता है कि दोनों सब्जेक्ट्स मर्ज हो गए हों और ये जाइंट स्लैब प्रोड्यूस किया गया हो? हैंग फेंग ने बड़े मीट को ध्यान से इंस्पेक्ट किया। चाहे तुम इसे किसी भी एंगल से देखो, ये अनडिनाइबली इनक्रेडिबल लग रहा था। ये देखने, महसूस करने और स्मेल करने में बिल्कुल रियल मीट जैसा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लग रहा था। अपने सुपर पावर में थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करते हुए उसने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद वो फिर से स्क्वायर वन पर वापस आ गया। उसके किचन फ्लोर पर मीट्स और क्रॉप्स के 4 रिमेन्स भरे हुए थे। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने तुरंत टैंट्रम थ्रो किया और जो भी उसने ट्राई किया सब मिजरेबली फेल हो गया। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद हैंग फेंग बैठ गया और एक डीप ब्रेथ लेता है। अब वो एक्सपेरिमेंट्स को पॉज करेगा। वो हमेशा अपना टाइम ले सकता है इसकी डीपर कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए। आज का दिन फिर भी प्रोडक्टिव था, चाहे उसने इसे एक बिटर और चैरेड नोट पर एंड किया हो। हैंग फेंग को फ्यूचर दिख रहा है। अगर वो इस मिस्टीरियस पावर को सक्सेसफुली मास्टर कर ले तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्फिनिट रिसोर्स के साथ वो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के पिनाकल पर खड़ा होगा। ये उसका सपना है, तो वो अपनी इमेज में कुछ स्वीट मसल डाल सकता है। पावर की बात करें तो उसने शायद सर्वाइवल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को भूल गया था। सिर्फ फूड से काम नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में अगर उसके पास एक डिसेंट वेपन नहीं होगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो वो अपने लूट के साथ कंप्लीटली वल्नरेबल होगा। उसने जल्दी से अपने फ्लोर पर बिखरे हुए वेरियस क्रॉप्स को उठाया। उसे जल्दी से एक वेपन ढूंढना होगा पहले कि टेम्परेचर नोज डाइव पर चला जाए। विंडो से बाहर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अपोकलिप्स के इनिशियल स्टेजेस शुरू हो चुके हैं। स्नो गिरना शुरू हो गया है। पब्लिक शायद सोचे कि ये एक टिपिकल स्नोई इवनिंग है, लेकिन ये नहीं है। पिछले टाइमलाइन की तरह ये सच में हो रहा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन का कोलैप्स शुरू हो रहा है। बाहर जाते हुए हैंग फेंग को डर है कि टेम्परेचर एक हफ्ते के अंदर 45 बिलो तक गिर जाएगा। उसे जल्दी से एक गन चाहिए, लेकिन इस देश में गन खरीदना इलीगल है और उसके पास क्रिमिनल वर्ल्ड में कोई कनेक्शन भी नहीं है। तभी उसने एक स्कैंडलस आदमी को चिल्लाते और बूस्ट करते हुए सुना कि वो एक कंस्ट्रक्शन गाय है जिसके हर प्रोजेक्ट पर मिलियंस लगे हुए हैं। वो आदमी एक पासर बाय को ब्रैग कर रहा था कि वो इनफेमस लाओ वैंग को जानता है जो शियांग लीता ग्रुप से है। वो इतने क्लोज है कि प्रैक्टिकली ब्रदर्स हैं। हैंग फेंग सोचता है कि उसने इस थग को पहले देखा है। एक डम एस जो एग्जैगरेट फैशन स्टाइल में होता है, क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी के ज्वेलरी से ब्लाइंडेड आउट और ओवर द टॉप स्ट्रीट वेयर पहनता है। ये आदमी हर किसी को सिगरेट ऑफर करता है। इस एरिया में लोग इसे ब्लीच्ड हेयर सिगरेट लविंग थग को होमलेस जो कहते हैं। होमलेस जो का असली नाम ली है, लेकिन उसे पसंद है जब लोग उसे ब्रदर ली बुलाते हैं। वो हैंग फेंग के नेबरहुड में रहता है और रेप्यूटेड है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट्स का इंचार्ज है और एरिया के सब लोगों और चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता है। अगर तुम उसे कुछ सिगरेट्स ऑफर करो तो वो सिर्फ हाउसी ब्रांड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स उसे खांसी दिलाते हैं। वो हमेशा अपने बड़े भाई के प्रोजेक्ट्स में मदद करता रहता है और साउना जाने का इंतजार करता है। असलियत में इस बम के पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, लेकिन वो हमेशा बिजी एक्ट करता है। तुम उसे अक्सर देखते हो कॉल पर डील्स वर्थ 20 मिलियन या 10 मिलियन चिल्लाते हुए, जैसे वो चाहता हो कि सबको पता चले कि वो कितना सक्सेसफुल है। ये आदमी एक डेड बीट है, लेकिन हैंग फेंग देख सकता है कि शायद होमलेस जो के पास वो नेसेसरी कनेक्शंस हैं जो उसे ज़रूरत है। तो हैंग फेंग उस थग के पास गया, उसे ब्रदर ली कहकर बुलाया और कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है जब से वो मिले हैं। हैंग फेंग ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ हाथ हिलाया, अनश्योर कि ये आदमी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ब्रदर ली एनॉयडली पूछा कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं।
हैंग फंग जो ली से छोटा था, उसने अपना इंट्रोडक्शन जियान के रूप में दिया, जिसे लिटिल ब्रूक कहते हैं। उसने कसम खाई कि वो पहले मिले हैं लेकिन शायद भूल गया हो। थग ने कंप्लेन किया कि वो लेटली काम में डूबा हुआ था, इसीलिए उसकी बैड मेमोरी के लिए उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बात करने के लिए काफी रिसेप्टिव था। हैंग फैंग ओवरली कॉशियस था क्योंकि वो कुछ इलीगल मांगने वाला था। उसने एरिया को सर्वे किया लेफ्ट से राइट देखते हुए, ताकि इंश्योर कर सके कि कोई सुन ना रहा हो जो वो कहने वाला था। फिर वो ब्रदर ली के पास गया और सीधा उसे वेपन मांग लिया जो उसे आने वाले दिनों में अपने आप को डिफेंड करने के लिए चाहिए था। ली डर के मारे उछल पड़ा और पूछा कि उसे गन किस लिए चाहिए। ये अच्छी साइन नहीं थी। गिल्टी क्रिमिनल जैसा महसूस करते हुए हैंग फैंग को ये पुश थ्रू करना पड़ा क्योंकि उसे कोई और नहीं सूझ रहा था जो उसकी प्रॉब्लम में मदद कर सके। ली ने सीरियसली बात करना शुरू किया, कुछ क्लियर करना चाहते हुए पहले कि वो आगे बढ़े। उसने जोर दिया कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है और गन सीरियस बिजनेस है। उसने हिंट दिया कि उसके पास कनेक्शंस हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी लोगों को डेंजरस चीजों में मिक्स नहीं करता। हैंग फंग ने थक के क्वेश्चनेबल लुई विटॉन बैग को अपने फेस से हटा दिया और जोर दिया कि ब्रदर ली ने सब गलत समझा। वो बस सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ फोर आर्म्स के बारे में पूछ रहा था क्योंकि उसका किसी नेस्टी पर्सनल ग्रज में इन्वॉल्वमेंट था। हैंग फंग ने एक कहानी बनाना शुरू की जैसे वो बोलते बोलते बना रहा था। उसके मुताबिक एक दिन जब वो अपनी बाइक से काम पर जा रहा था, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जो बाइक लाइन में हर जगह थूक रहा था। ये बहुत ही घिनौना था और बात और भी खराब तब हो गई जब हवा ने उस डिस्गस्टिंग थूक के ग्लॉस को हैंग फंग के चेहरे पर उड़ा दिया जब वो बस अपने काम से काम रख रहा था। उस घिनौने बूढ़े आदमी से गुस्से में हैंग फंग ने अपनी बाइक को साइड में फेंक दिया और उस बूढ़े आदमी का सामना किया। तुम पूछ रहे हो कि उस बदमाश ने क्या किया? उसने फिर से उस पे थूक दिया जब वो अपनी शिकायत बता रहा था। हैंग फैंग से ये और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस घिनौने बूढ़े आदमी पर कुछ स्ट्रीट जस्टिस लाया। उसने उस आदमी को सड़क के बीच में अच्छी तरह से पीटा। सब लोग साइड से देख रहे थे। जब बूढ़ा आदमी अपने फटे कपड़ों और बिगड़े चेहरे के साथ चला गया, उस बदमाश ने कसम खाई कि वो हैंग फैंग से इस बेइज्जती का बदला लेगा। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी पैच्ड अप होकर हैंग फंग के यूजुअल बाइक रूट पर इंतजार कर रहा था, इस बार कुछ गूंस के साथ। उन्होंने हैंग फैंग को काफी बुरी तरह से पीटा और धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे कहीं भी देखा तो फिर से पिटेगा। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, चेहरा पिट गया था और शरीर घायल था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी, इसीलिए उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक वेपन चाहिए। ये उस कहानी का एक लॉन्ग शॉर्ट वर्जन है जो उसने तुरंत बनाई थी और लगता है कि ये काफी इफेक्टिव थी। ब्रदर ली गुस्से से भर गया जब उसने उस घिनौने बूढ़े को सड़क पर थूकते और हैंग फैंग को मारते हुए इमेजिन किया। ऐसे अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। ये हैंग फैंग की कहानी का असली पॉइंट नहीं था, लेकिन कम से कम वो कहीं तो पहुंच रहा था। ब्रदर ली ने उसके कंधे पर टैप किया और उसे आश्वासन दिया कि ये वेदांता संभाल लिया जाएगा। उसने हैंग फैंग को आश्वासन दिया कि उसका काम हो जाएगा। वो अपने बड़े भाई को अभी कॉल करेगा और वो गन ले आएंगे। हैंग फैंग को डाउट होने लगा कि उसने इस आदमी के पास आने का सही फैसला किया या नहीं, लेकिन अब वो ये सब सुन रहा था। ब्रदर ली ने उसे स्टेशन जाने और बस में चढ़ने का इनविटेशन दिया, ये कहकर कि उसकी पैनामेरा सर्विस के लिए शॉप में थी, इसीलिए वो हेडक्वार्टर्स नहीं ड्राइव कर सकता। हैंग फैंग ने उसे आश्वासन दिया कि ट्रांसपोर्टेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कार साइड में ही पार्क है। नई गाड़ी ने तुरंत इस हाई बीस्ट बम का ध्यान खींच लिया। ड्राइव के दौरान ब्रदर ली रुक नहीं पा रहा था हैंग फैंग की अच्छी जिंदगी के बारे में बातें करते हुए और पूछा कि ये नई राइड कितने की है। ये लगभग 7 लाख बोरोड मनी थी। जैसे ही वो नेक्स्ट इंटरसेक्शन पर लेफ्ट टर्न लेने के डायरेक्शन दे रहा था, ब्रदर ली अपने आप की नई लेदर सीट्स में बैठकर पिक्स ले रहा था। उसका सोशल मीडिया हैंडल हैंडसम स्पाइसी गाय था और आज रात का पोस्ट उसके डम एस फेस का एक पिक्चर था जिसमें वो कंप्लेन कर रहा था कि उसकी एसयूवी की सीट अभी भी नई होने के कारण बैठने में थोड़ा हार्ड लग रहा है। वो लोग सिटी के एक शेडी पार्ट में गए जहां कुछ टफ लुकिंग गाइस बाहर कैंप कर रहे थे और मौसम के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। तुम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मौसम सीधा समर से हार्डकोर विंटर में शिफ्ट हो गया था ओवरनाइट। जब कुछ क्रिप्स लुकिंग व्हील्स पुल अप हुई,
सब लोग उस कार से निकलने वाले बंदे को देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि ये ली है, सब उसकी तरफ भागने लगे पूछने के लिए कि क्या सीन है। ब्रदर ली ने बस इतना कहा कि उसे बॉस लो के साथ कुछ काम है। बाकी थग्स ने अज्यूम किया कि नई टाइगर एसयूवी ली की है और उसे प्राइस टैग के बारे में पूछने लगे। ली ने इसे डिनाई नहीं किया, बल्कि प्राउडली बूस्ट किया कि उसने कार के लिए 700 ग्रैंड खर्च किए हैं। हैंग फेंग अपसेट नहीं था, क्योंकि कार का ओनर होने का ब्रैगिंग करना जब एक्चुअल ओनर पास में खड़ा हो एक गोटेड शेमलेस मूव है। जैसे ही वो एस्टेब्लिशमेंट में एंटर हुए, बॉस लो, जो एक हार्डकोर गैंगस्टर लुकिंग मैन था, बाहर आया और अपसेट था कि बिग माउथ ली ने उसे इतनी लेट इवनिंग में डिस्टर्ब किया। ब्रदर ली विजिबली ज्यादा रिजर्व्ड हो गया बॉस के सामने और पोलाइटली अपने साइंस ऑफर किए। बिग गाय के पास फिलर नॉनसेंस के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो बिजी मैन था। ब्रदर ली ने अपने लिटिल ब्रदर हैंग फंग को इंट्रोड्यूस किया एज अ बायर ऑफ समथिंग स्पेशल, एक गन। बॉस लू कंफर्म करना चाहता था कि उसने सही सुना है। जैसे ही बिग बॉस ने हैंग फैंग को देखा, वो फियर में फ्रीज हो गया। उसे श्योर नहीं था कि अगर उसने गलत मूव किया या गलत बात बोली तो क्या होगा। बॉस लू बस उसे साइलेंटली घूर रहा था, सिगरेट मुंह में, जैसे उसे हेड टू टो तक स्कैन कर रहा हो। फिर बिग गाय ने एक स्माइल क्रैक की। वो काफी डिसअपॉइंटेड था कि हैंग फैंग को सिर्फ एक लाउजी गन चाहिए, जबकि वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने अपने एक हेंचमैन चैंग जी की तरफ इशारा किया। हेंचमैन ऑलरेडी जानता था कि क्या करना है और अपनी जैकेट पॉकेट में रमेज करने लगा। उसने एक पिस्टल टेबल पर फेंकी और बॉस लू ने प्राइस कोट की 6000 इस हैंडगन के लिए, जिसे छुपाना और कैरी करना बहुत आसान है। हैंग फैंग ने हम्बल तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कुछ थोड़ा लॉन्गर और बिगर सोच रहा था। उसे कोई लो कैलिबर पीस शूटर नहीं चाहिए थी, उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो स्कोप के साथ फायर हो। बॉस लू का एक्सप्रेशन ग्रेव हो गया जब उसने हैंग फैंग को इंटेंटली घूरा। हमारा लड़का शायद नोइंगली लाइन क्रॉस कर गया था। वो तुरंत चुप हो गया, जैसे उसने अपनी जुबान निगल ली हो। बिग गाय चिल्लाने लगा कि स्नाइपर राइफल डिमांड करना कितना अनरियलिस्टिक है, जैसे वो कुछ भी नहीं हो। वो यहाँ एक डिस्क्रीट बिजनेस चला रहा है। ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जहाँ तुम इलीगल प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। बॉस लू का फाइनल ऑफर है पिस्टल, जो टेबल पर है। लेना है तो ले लो, वरना छोड़ो। ब्रदर ली को बॉस को काम करने के लिए कुछ इंटरफेरेंस करना पड़ा। उसका आइडिया था बिग गाय को कन्विंस करने का, एक बैक स्टोरी इन्वेंट करना हैंग फैंग के लिए अपने आप से। एक मेड अप स्टोरी जो अलेजिडली 5 साल पहले हुई थी, जिसमें हैंग फैंग की नॉन एग्जिस्टेंट वाइफ इन्वॉल्व थी। ली काफी माउदी है, लेकिन टैलेंटेड स्टोरी टेलर भी है। रिलेंटलेस स्नोफॉल के नीचे बॉस ने उसके झूठ सुना। स्टोरी फिनोमिनल होनी चाहिए थी। स्टोरी सुनने के बाद बॉस लू इतने गुस्से में था कि उसने टेबल को ऑलमोस्ट हाफ में स्नैप कर दिया। वो बार बार रिपीट कर रहा था कि हैंग फैंग को गलत करने वाले लोग कितने डिस्गस्टिंग हैं। अपेरेंटली हैंग फैंग के 3 बच्चे थे, एक नॉन एग्जिस्टेंट वाइफ के साथ, लेकिन पता चला कि उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं थे। हैंग फैंग बस वहां खड़ा रहा और सब झूठ सुनता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि होमलेस जो ऐसी रेडिकुलस स्टोरी बना सकता है, लेकिन ये काम कर गई। बॉस लू ने पर्सनल गारंटी दी कि हैंग फैंग को उसका स्नाइपर राइफल जल्दी मिल जाएगा। उसने प्रॉमिस किया कि वो पर्सनली इंश्योर करेगा, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। एक बार फिर हेंचमैन चैंग जी सब कुछ अरेंज करेगा। बॉस लू कुछ सेमी ऑटोमेटिक चाहते थे विथ लोड्स ऑफ एमो, ताकि हम हैंग फैंग को जो चाहिए वो मिल सके। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ब्रदर ली डेफिनेटली क्लच में आ गया। बिग गाय ने हैंग फैंग को हैंड गन भी दी फ्री में, एक गिफ्ट एक आदमी से दूसरे आदमी को। हैंग फैंग स्पीचलेस था। मेड अप स्टोरी इतनी अच्छी थी कि बॉस ने उसके साथ एक तरह का वन साइडेड बॉन्ड बना लिया। अब जब सब कुछ सॉर्टेड हो गया, बिग गाय वापस अपने फोन पर बिजी हो गया और अपने दूसरे प्रेसिंग बिजनेस हैंडल करने के लिए। जाने से पहले हैंग फैंग थोड़ा फेवर रिटर्न करना चाहता था। उसने बताया कि उसका एक दोस्त जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, उसने कहा है कि एबनॉर्मल वेदर के वजह से सप्लाईज के परचेज में लिमिट्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं, तो बेस्ट है कि पहले से स्टॉक अप कर लो। यंग मैन की सीरियस लुक को देखकर जैसे वो सच में जानता हो क्या बोल रहा है। बॉस लू भी टिप को सीरियसली ले लेता है। उसने समझने के लिए नॉड किया और रिमार्क किया कि उसे समझ आ गया है। और फिर ब्रदर ली और हैंग फैंग सिटी के अंडर बेली के सेंटर से एक फायर आर्म सिक्योर करके निकल गए। वापस आते वक्त
ली ब्रैगिंग करना बंद नहीं कर पा रहा था कि उसने बिजनेस को बॉस की तरह हैंडल किया और सब कुछ ब्यूटीफुली पूरा हुआ। अब जब उसका बिग ब्रदर बिग बॉस अच्छे मूड में है तो वो उसे कैनन के लिए भी पूछ सकते हैं और वो हाँ बोल देगा। हैंग फंग थक को थैंक्स करना चाहता था बाय उसे कुछ सिगरेट्स खरीद कर देकर। ब्रदर ली हम्बल बनने की कोशिश कर रहा था और इंसिस्ट किया कि उसने जो भी किया वो बस हेल्प करने के लिए किया, लेकिन वो ग्लैडली अपने बिलव्ड हाउसी 6 के 7 to 8 कार्टून ले लेगा। उसने प्रॉमिस भी किया कि जब उसे अपने सो कॉल्ड प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट मिल जाएगी तो वो हैंग फंग को आसाना ले जाएगा। हमारा लड़का ऑलरेडी अपने नेक्स्ट लॉजिकल मूव के बारे में सोच रहा था। सप्लाई सिक्योर्ड है और वेपन्स ऑब्टेन्ड है तो वो अपोकलिप्स के अर्ली डेज के लिए सेट है। कम से कम वो अपनी एबिलिटीज को फुल्ली स्टडी करने पर फोकस कर सकता है। फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चांसेस को स्काई रॉकेट कर देगा। वो अपनी दुनिया में इतनी ऑब्जर्व था चलते हुए कि जमीन पर एक आइसी पार्ट नोटिस नहीं किया और स्लिप कर गया। हैंग फंग सर्वाइवल के बारे में इतना कंसर्न था कि उसने अपकमिंग आइस एज के एक आयरन क्लैड रूल को फॉलो नहीं किया कि इंजर्ड नहीं होना है। वो काफी खतरनाक गिरा, उसकी लेग ने स्लिप का इम्पैक्ट एब्जॉर्ब किया और सिवियरली डैमेज हो गई। ब्रदर ली को समझ नहीं आया कि क्या करे जब वो अपने नए दोस्त के पास भाग कर गया। ये बहुत बुरा था। शार्प पेन और ऑकवर्ड लैंडिंग से ये पॉसिबिलिटी थी कि उसकी लेग ब्रोकन थी। उसने शेकली अपने कार कीज निकाली, ब्रदर ली को दी और रिक्वेस्ट किया कि उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाए जितना जल्दी हो सके। ली ने बस अपने सर को स्क्रैच किया और एडमिट किया कि उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, इंसिस्टिंग कि वो बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि ये बम ड्राइव कर ही नहीं सकता। कम से कम उसने हैंग फैंग को ब्रोकन लेग के पेन में फ्लोर पर नहीं छोड़ दिया। उसने अपने शोल्डर्स ऑफर किए हैंग फैंग को उठाने के लिए, लेकिन वो हार्ड स्ट्रगल कर रहा था। दोनों हॉस्पिटल अलाइव नहीं पहुंच पाते इस रेट पर। तो हैंग फैंग ने बस एक टैक्सी बुलाई जो उसे पे करनी पड़ी क्योंकि ली एक ब्रोक बास्टर्ड है। हॉस्पिटल जो एक एसेंशियल एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इंटेंसिफाइंग ब्लिजर्ड के नीचे फ्रीज होने लगा था। नर्स के ऑफिस में कोई जियान नाइट शिफ्ट हैंडल कर रही थी। इस वाइट आउट नाइट पर स्नो हैवी हो रही थी और रोड्स डीप बरीड हो रही थी। हेड नर्स जियान ने बस अपनी नाइट शिफ्ट स्टार्ट की थी, लेकिन हॉल से कॉल्स ऑलरेडी फ्लड हो रही थी क्योंकि इमरजेंसी सेक्शन सेवरली शॉर्ट स्टाफ था। प्रीटी नर्स के पास कोई और चॉइस नहीं था और सब कुछ सेटअप करना पड़ा। हॉस्पिटल में एक्सरे लेने के बाद कंफर्मेशन हुआ कि उसकी लेग सच में ब्रोकन थी। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि उसकी राइट टिबिया में स्टेबल फ्रैक्चर है जो सेट करना इजी होगा, लेकिन उसे 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना पड़ेगा दवाई लेकर घर जाने से पहले। ये एक्सीडेंट और वर्स टाइम पर नहीं हो सकता था, अपोकलिप्स के फुल स्विंग में जाने से पहले ही हो गया। अपने एक्सरे रिजल्ट्स देखते वक्त हैंग फैंग को अपनी केयरलेसनेस पर रिग्रेट हो रहा था। ब्रदर ली ने मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में उसका साथ दिया, लेकिन उसे कुछ डील्स हैंडल करने के लिए जाना पड़ा। वो रियल वन है क्योंकि उसने अपना नंबर भी छोड़ दिया इन केस ऑफ हैंग फैंग को कुछ और चाहिए हो। अब जब वो हॉस्पिटल लॉबी में अकेला था, हैंग फैंग ने हेविली साई किया। उसने सोचा कि इतने क्रूशियल टाइम पर उसने इतनी स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर दी। उसके आसपास का केओस देखना स्ट्रेसफुल था। हॉस्पिटल क्विकली ओवरफ्लो हो गया पेशेंट से जो सडन ब्लिजर्ड और क्विकली प्लमेंटिंग टेम्परेचर के एक्सीडेंट्स के विक्टिम थे। इमरजेंसी बेस हॉलवे में लाइनअप हो गई थी, वर्सनिंग कंडीशन का ग्रिम टेस्टामेंट। पर्सनली उसे बस अपनी मेड्स लेनी थी और इस जगह से जल्दी निकलना था, रोड्स के परमानेंटली बंद होने से पहले। थैंकफुली उसका आइडियल टाइम बोरिंग नहीं होगा क्योंकि एक गॉडेसेस उसके सामने से वॉक कर गई थी। हेड नर्स जियान इमरजेंसी रूम में अंडरस्टाफ टीम को सपोर्ट करने आई थी। पहला बेड जो उसने चेक किया उसमें एक पेशेंट था जिसका घाव काफी गहरा था। अगले बेड पे जो बेड 5 था, पेशेंट का घाव अभी साफ किया गया था। खुशकिस्मती से वाइटल स्टेबल थे। बेड 5 को सिर्फ 10 मिनट में ग्लूकोज का एक और डोज चाहिए था। उन्होंने अटेंडिंग नर्स को एडवाइस किया कि अगर पेशेंट का हार्ट रेट 80 से नीचे गिरता है तो तुरंत एपिफ्राइन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। राउंड्स के दौरान हेड नर्स से हैंग फैंग अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। इतनी कम उम्र में हेड नर्स होना ये एक जनरेशनल टैलेंट होना चाहिए। ऊपर से उसने देखा कि कैसे वो हर तरह के पेशेंट्स को हैंडल करती थी। वो काइंड और इनक्रेडिबली स्किल्ड थी। वो एक होपलेस जगह में एक चमकदार बीइंग लग रही थी
और वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो हेक्टिक नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं गई। वो बेसिकली एक एंजल थी। हैंग फेंग इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसकी नजर गलती से कुछ अनजेंटलमैनली एरियाज में चली गई। हैंग फेंग ने तुरंत अपनी नजर रिस्पेक्ट के साथ हटा ली, पर हेड नर्स जियान अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल ही अनजान थी। एक रियल एयरहेड। अचानक उसके पास बैठे बूढ़े आदमी ने उस सुंदर हेड नर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया। वो वैसे तो अपने राउंड्स के अलावा पेशेंट्स को टेंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कॉल लिया। हेड नर्स जियान ने पोलाइटली बूढ़े आदमी से माफी मांगी और कहा कि वो थोड़ी देर बाद वापस आके मदद कर सकती है, क्योंकि उसे कुछ पेशेंट्स को अर्जेंट केयर देनी थी। स्टाफ शॉर्टेज को कवर करने के लिए बूढ़े आदमी ने शिकायत की कि उसकी बैक बहुत दर्द दे रही है। उसने समझाया कि बैक पेन बढ़ रहा है और वो चाहता है कि हेड नर्स देखे कि क्या वजह है, लेकिन असल में ये बूढ़ा आदमी बस एक गंदा पर्वर्ट था जो उसके स्कर्ट के नीचे फिल्म करने की कोशिश कर रहा था, बिना ये समझे कि असल में क्या हो रहा था। जियान बस मुस्कुराई और फिर से माफी मांगते हुए कहा कि ऐसे बैक प्रॉब्लम के लिए शायद उन्हें एक एक्सरे शेड्यूल करना पड़ेगा, बस श्योर होने के लिए। बूढ़ा पर्वर्ट ज्यादा पुशी होने लगा। उसे बस एक क्विक लुक लेने के लिए कहने लगा और दर्द देने वाले जगह को पॉइंट करने लगा। वो बदतमीज आदमी अपने सीट से उठ गया और एंजेलिक नर्स को इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करने लगा, जैसे कि वो अक्सर होती थी। जियान बस हंस पड़ी क्योंकि वो नेचुरली टिकलिश थी। बैक प्रॉब्लम्स के लिए ये सच में एडवाइजेबल है कि रेसिडेंट फिजिशियन का एग्जाम का वेट करे। पर्व ने पुश करना शुरू किया। उसका हाथ उसकी कमर के नीचे क्रॉल करने लगा। ये गंदा काम और लंबा चलता अगर कुछ या किसी ने इसे नहीं रोका। एक फ्लाइंग क्रॉच जोर से उस बूढ़े पर्वर्ट पे लगी, जिससे उसे असली बैक पेन मिला और उसके हाथ से फोन गिर गया। हमेशा की तरह काइंड हार्टेड हेल्थ केयर वर्कर जियान ने देखना चाहा कि बूढ़ा आदमी ठीक है या नहीं। थैंकफुली हैंग फेंग ने उसकी मदद के लिए वक्त पे आ गया, अपनी क्रॉच को साइड में गिराने के लिए हम्बल अपॉलॉजी करते हुए, क्योंकि ये पहली बार था जब वो इसे यूज कर रहा था। उसने झुककर सीधा उस बूढ़े पर्वर्ट का फोन उठाया और बैलेंटली पूछा कि क्या ये फोन टूट गया है या नहीं। जैसे ही उसने फोन को टच करने की कोशिश की, पर्व घबराकर पसीना बहाने लगा और चिल्लाने लगा कि फोन से दूर रहो। हैंग फेंग ने उसकी बात नहीं सुनी। वो रूम के साइड तक चला गया, अपना बैंडेज मेस करते हुए, और उस लीचर को ऐसे गंदे काम से बचने नहीं दिया। जैसे ही उसने फोन खोला, उसका शक सही निकला। उसने सीधा क्रीप की आंखों में देखा। अगर लुक्स मार सकती तो वो उस आदमी को मार चुका होता। प्रूफ होम स्क्रीन पे ही था। ये पर्वर्ट इतनी हिम्मत रखता था कि एक हार्ड वर्किंग नर्स के स्कर्ट के नीचे फिल्म कर रहा था और उसे असॉल्ट भी कर रहा था। हैंग फेंग के पास कोई अच्छी वजह नहीं थी कि सिक्योरिटी को ना बुलाए और उस बूढ़े आदमी को जेल में ना भेजे, जहां क्रिमिनल्स पर्व्स को उनकी जगह दिखाते हैं। हैंग फेंग फोन को अपने पास रखेगा और अगले बार जब वो इस बूढ़े क्रीप को देखेगा, उसने धमकी दी कि वो उसकी मिजरेबल और रिवोल्टिंग जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बूढ़ा आदमी समझ गया था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, बस भाग जाना और दोबारा इस जगह के पास भी नहीं आना। ये सोचकर वो गुस्से से भर गया। जैसे ही उसे मौका मिला, वो हॉस्पिटल के फ्लोर से उठकर दरवाजे से भाग गया, जैसे उसकी जान उस पर डिपेंड करती हो। वहीं हेड नर्स जियान बस ये सोचकर कंफ्यूज थी कि कोई सवेयर बैक पेन की शिकायत करने वाला इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। हैंग फेंग ये देखकर शॉक था कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे कॉमिकली नाइव इंसान को देखा है। उसने डिसाइड किया कि वो जियान को दिखाएगा कि बूढ़ा आदमी फोन से क्या कर रहा था। उसके स्कर्ट के नीचे फिल्म कर रहा था। उसके रिएक्शन से लगा कि उसने सच में कुछ गलत नहीं देखा। हैंग फेंग ने उसे फोन दिया जिसमें फुटेज थी, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इसे वाइप करना है या ओनर के खिलाफ पुलिस को बुलाना है। उसने जियान को याद दिलाया कि वो ज्यादा केयरफुल रहे ताकि ऐसे पर्वर्स उसकी काइंडनेस का फायदा ना उठा सके। जियान ने हजारों सितारों की चमक से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या हैंग फेंग की लेग इंजर्ड थी। एड्रेनल की वजह से जो उसने उस पर्व को पकड़ने के दौरान फील किया, उसके ब्रोकन लेग के पेन को नम कर दिया था। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया, पेन वापस आ गया और वो दर्द में चिल्लाने लगा। थैंकफुली हेड नर्स जियान इन इंजरीज को मेंड करने में एक्सपर्ट थी और जल्दी से कास्टिंग वापस सेट कर दिया। उसने हैंग फेंग से पूछा कि क्या अब भी दर्द हो रहा है। हैंग फेंग ने उसका शुक्रिया अदा किया उसकी ब्रोकन लेग को ठीक करने के लिए
और अब दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे क्राउडेड रूम में सिर्फ वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। जियान ने शुक्रिया अदा किया और प्रॉमिस किया कि ऐसे बैड गाइस को दोबारा कभी भी उसके साथ गलत करने नहीं देगी, वो उन्हें अच्छे से पंच करेगी। हैंग फैंग बस चाहता था कि वो अपने आसपास के माहौल से ज्यादा अवेयर रहे, क्योंकि वो उसकी ब्रोकन लेग और फीट को अपने फ्रंट पिलोज से टच करने दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ भी नहीं सीखा, वो अब भी उतनी ही क्लूलेस और अनअवेयर थी। जब हैंग फैंग का दिमाग क्लाउड्स में था, एक और नर्स ने जियान को बुलाया क्योंकि उसकी मदद इमरजेंसी बेस पे चाहिए थी। अपने राउंड पे वापस जाने से पहले एंजेलिक हेड नर्स ने उसे याद दिलाया कि वो 1 हफ्ते बाद वापस आए अपनी लेग चेक करवाने के लिए। हैंग फैंग ने प्रॉमिस किया कि वो आएगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद कोई प्लान्स बनाना अनरियलिस्टिक था। उसने बस हेल्पलेसली मुस्कुराया क्योंकि सिर्फ वो ही जानता था कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसने क्रच उठाया जो उसने बूढ़े पर्व पे मारा था और हॉस्पिटल से बाहर लिम्प करते हुए निकल गया। हैंग फैंग ने बस ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को ऐसी और भी मानवास की वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस को क्लिक कर सकते हो और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।